Dear student, वेलकम अगेन। वीडियो लेक्चर फॉर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हम 5th सेमेस्टर के लिए SDD1 RCC सब्जेक्ट के लिए लिमिट स्टेट मेथड से कॉलम डिज़ाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये RGPV के सिलेबस के अनुरूप है। यदि हम पुराने पेपर को स्टडी करें तो हम पाएंगे कि इस चैप्टर से 10 से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चंस हमें हर साल पूछे जाते हैं। कॉलम हमारे स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और हम ये जानते हैं कि जो स्लैब पे लोड होता है वो बीम लोड कॉलम पे और कॉलम से लोड फुटिंग तक ट्रांसफ़र किया जाता है। फुटिंग के बाद लोड हम ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कॉलम हमारे सारे लोड को कॉन्सेप्ट फुटिंग तक ले जाता है। कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है और इसमें मेनली कंप्रेसिव फोर्स आते हैं। फोर्सेस का नेचर एक्सियली कंप्रेशन होने के कारण इसकी डिज़ाइन हमारी बीम की और स्लैब की डिज़ाइन से पूरी तरह से अलग होती है। कॉलम क्या होता है? किसी भी संरचना का वह अवयव या वह एलिमेंट जिस पर मुख्य रूप से संपीड़न बल कार्य करते हैं। इन बलों के कारण उत्पन्न प्रतिबल मुख्य रूप से डिज़ाइन को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली हमारे कॉलम में कंप्रेशन ही मेन फोर्स होता है, लेकिन कंप्रेसिव फोर्स के कारण हमारे कॉलम में कुछ हिस्से में टेंशन या कुछ हिस्से में बेंडिंग आ सकती है। इस कारण से हमें इन फोर्सेस को भी कंसीडर करना होता है। कॉलम हमने दो तरह के माने हैं टाइप ऑफ कॉलम में। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉलम। एक कॉलम शॉर्ट कॉलम कहलाते हैं, दूसरे कॉलम लॉन्ग कॉलम कहलाते हैं। लॉन्ग कॉलम में कॉलम के सिलेंडरनेस रेशो के बेस पे इसका जो मोड ऑफ फेलियर होता है वो मेनली बकलिंग के कारण होता है, जबकि शॉर्ट कॉलम में सिलेंडरनेस रेशो कम होने के कारण इसका जो मोड ऑफ फेलियर होगा वो मेनली क्रशिंग होगा। इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस निग्लेजिबल रहते हैं। अब किस कॉलम को हम शॉर्ट कॉलम मानेंगे और किस कॉलम को हम लॉन्ग कॉलम मानेंगे? सिलेंडरनेस रेशो के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कॉलम शॉर्ट कॉलम होगा। यदि किसी भी कॉलम में उसकी लंबाई और उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशो अगर 12 से कम या 12 तक है तो उस कॉलम को हम शॉर्ट कॉलम कहेंगे। यदि सिलेंडरनेस रेशो 12 से ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम कहेंगे। इसके लिए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हम इफेक्टिव लेंथ और लेटरल डायमेंशन लेते हैं और दोनों डायरेक्शन में हम अलग अलग सिलेंडरनेस रेशो निकाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा कॉलम लॉन्ग कॉलम है या कि शॉर्ट कॉलम। हमारे कॉलम में दो तरह के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एक कॉलम की एक्सिस की डायरेक्शन में कॉलम की लंबाई की दिशा में उसे हम लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और बोलचाल की भाषा में मेन रेनफोर्समेंट कह देते हैं। दूसरा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो कि टाई के फॉर्मेट में होता है, रिंग के फॉर्म में होता है और ये लंबाई की दिशा के परपेंडिकुलर डाला जाता है। इसे टाई या लिंक भी कहते हैं। अगर हम इसे समझना चाहें तो हम इस डायग्राम में बड़े अच्छे से देख सकते हैं। जो ये हमें डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये लंबाई की डायरेक्शन में डला हुआ हमारा लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है और जो हमें ये रिंग के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है ये हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, जो कि एक रिंग के फॉर्म में लिंक या टाई के रूप में हम उपयोग करते हैं।
जब कभी भी कॉलम डिज़ाइन का क्वेश्चन आता है तब हमें कॉलम डिज़ाइन के लिए कॉलम की डायमेंशन फिक्स करनी होती है, कॉलम की डायमेंशन कैलकुलेट करनी होती है, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी। इसके अलावा उसमें मेन रेनफोर्समेंट के फॉर्मेट में कौन कौन से सरिये डलेंगे, कितने संख्या में डलेंगे, और हमारे जो टाइज हैं, जो हमारे लिंक हैं, जो हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, वो किस डाया का होगा और उसकी स्पेसिंग कितनी होगी। ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन के लिए कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अगर हम कॉलम को देखें तो ये जो हमें लंबे सरिये दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। जो हमारे ये सरिये दिखाई दे रहे हैं, ये लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, और जो हमें ये रिंग दिखाई दे रहे हैं, ये टाई, लिंक या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है। इस तरह से कॉलम के कंपोनेंट्स के बारे में अब हम बहुत अच्छे से समझने लगे, बहुत अच्छे से जानने लगे। अब हमें इसे डिज़ाइन करने और एनालाइज करने के तरीके को देखना है। हम कॉलम को डिज़ाइन करते हैं तो कॉलम के डिज़ाइन में एक मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया लेके डिज़ाइन करते हैं। हम प्रैक्टिकली जब कॉलम और बीम बनाते हैं तो बीम को कॉलम के ठीक बीचों बीच बनाया जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि बीम से आने वाला लोड एक मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी पे वर्क कर रहा होगा। ई मिनिमम निकालने के लिए हम एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला जो IS कोड में दिया है उसे यूज करते हैं, L/500 प्लस D/30। ये हमारी ई मिनिमम होती है, और ई मिनिमम का मान हमेशा 0.05D यानी 0.05 लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं तो आगे जो फार्मूला हम देने वाले हैं हम उसे उपयोग कर सकते हैं। तो उसके उपयोग की ये हमारी शर्त होगी कि हमारा कॉलम शॉर्ट कॉलम हो और मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो। हम अपने कॉलम में लॉन्जिट्यूडनल स्टील का उपयोग क्यों करते हैं, इसके क्या फंक्शन हैं, वो देख लेते हैं तो हमें इसकी वर्किंग समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे कॉलम पे जो भी वर्टिकल कंप्रेसिव लोड आता है उस लोड को बियर करने के लिए हम कॉलम की साइज फिक्स करते हैं। रेनफोर्समेंट के कारण हम कॉलम की ओवरऑल साइज को कम रख सकते हैं, क्योंकि रेनफोर्समेंट के कारण इफेक्टिव साइज ऑफ कॉलम बढ़ जाती है। कॉलम पे आने वाले टेंसाइल स्ट्रेस जो कि एक्सेंट्रिक लोडिंग के कारण हो सकते हैं, मोमेंट के कारण हो सकते हैं, और कॉलम पे अगर कोई ट्रांसवर्स लोड काम कर रहा है तो उसके कारण हो सकते हैं। उन ट्रांसवर्स लोड को सहने के लिए हम लॉन्जिट्यूडनल स्टील का उपयोग करते हैं। कॉलम में कभी भी ब्रिटल फेलियर ना हो, इसके लिए हम लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का उपयोग करते हैं। कॉलम की डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, और कॉलम या कंक्रीट में होने वाली क्रीप और श्रिंकेज से बचने के लिए हमें लॉन्जिट्यूडनल स्टील का उपयोग करना होता है। बिल्कुल उसी तरह से हम ट्रांसवर्स स्टील का उपयोग क्यों करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रांसवर्स स्टील। अगर हम देखें तो मेन जो हमारा पर्पस, जो सबसे पहला पर्पस है, ट्रांसवर्स स्टील हमारे कॉलम की लॉन्जिट्यूडनल बकलिंग को रोकता है। हमारे सरिये कॉलम में लॉन्जिट्यूडनल स्टील
इस तरह से लगे हुए होते हैं। इनकी बकलिंग पॉसिबल है, ये इस तरह से मुड़ सकते हैं। अगर हम इन्हें इस तरह से जगह जगह टाई अप कर देते हैं तो इनके बकलिंग के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है हमारे लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट की बकलिंग को रोकने के लिए। हमारे कॉलम में विशेष तौर पे एंड पे और सेस्मिक लोड की कंडीशन में मुख्य रूप से टेंशन आ सकता है, ट्रांसवर्स शियर भी हमें उस पर मिल सकता है। तो ट्रांसवर्स शियर और मोमेंट को सहने के लिए हम टाइज का या ट्रांसवर्स स्टील का उपयोग करते हैं। हम कंक्रीटिंग कर रहे हों तो हमारे कॉलम में अगर रेनफोर्समेंट इस तरह से लगा है तो इसे अपनी पोजीशन में मेंटेन करना हमारे लिए एक बहुत ही कठिन काम होगा। इन्हें अगर हम टाई से बांध देते हैं तो अब ये सरिये अपनी जगह मेंटेन रहेंगे। इस तरह से हमारे मेन रेनफोर्समेंट को, लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट को पोजीशन में हेल्ड करने के लिए हमें ट्रांसवर्स स्टील की जरूरत होती है। हम कंक्रीट को भी ट्रांसवर्स स्टील के माध्यम से कन्फाइन कर देते हैं, बांध देते हैं। इस तरह से हमारे कॉलम की लंबाई की दिशा में किसी भी तरह की स्प्लिटिंग होने की, किसी भी तरह के फैलने की संभावना खत्म हो जाती है। इससे कॉलम को डक्टिलिटी मिलती है और ब्रिटल फेलियर से, भंगुर जो हमारा विफलता होती है उससे हमें बचाव हो जाता है। ये हमारे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट और लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के फंक्शंस थे। यही सारी चीजें हिंदी के छात्रों के लिए हिंदी में ये हमारे लॉन्जिट्यूडिनल स्टील के फंक्शन हैं और ये हमारे ट्रांसवर्स स्टील के फंक्शन हैं। जब हम कॉलम की डिज़ाइन करते हैं तो हम कुछ एजम्पशन से लेके इसकी डिज़ाइन करते हैं। जो हमारा पहला एजम्पशन होगा वो होगा कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड एक्सेल कंप्रेशन is taken as 0.002. Maximum compressive strain not exceed from 0.002. दूसरा, the maximum compressive strain at the highly compressed extreme fiber in concrete subjected to axial compression and bending. यहाँ पे बेंडिंग को भी इंक्लूड किया है। एंड व्हेन देयर इज नो टेंशन ऑन द सेक्शन shall be 0.0035 minus 0.75 strain at least compressed extreme fiber। ये दो assumptions लेके हम डिज़ाइन करते हैं। जो हमारे शॉर्ट कॉलम हैं, जो एक्सेंट्रिसिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, वो हम इन दो मान्यताओं के आधार पर डिजाइन करते हैं। कॉलम की लीस्ट लेटरल डायमेंशन कैसे कैलकुलेट की जाए, ये हमें बार बार क्वेश्चन आएगा। IS 456 2000 के टेबल नंबर 28 में हमें इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर निकालने के लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं। हम उन क्राइटेरिया को, इस टेबल को रिफ़र करेंगे जब कभी भी हमें किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। टेबल नंबर 28 IS कोड 456 2000 से हम रिफ़र करेंगे किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, किन कंडीशन में कॉलम की इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, वो इस पेज पे डिफाइन किया गया है। एग्जाम में आप लोगों को IS कोड अवेलेबल होंगे तो उसमें आप लोग टेबल नंबर 28 देख सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ कॉलम निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस कॉलम से कैपेसिटी ऑफ एक्सियल
फैक्टर्ड लोड जो हम कॉलम पे मैक्सिमम लगा सकते हैं। यहाँ पे सर्विस लोड की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे फैक्टर्ड लोड की बात कही गई है। अगर हम सर्विस लोड निकालना चाहते हैं तो हम अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। फैक्टर्ड लोड में हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सर्विस लोड आ जाएगा। तो फैक्टर्ड लोड 0.04 FC के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट AC एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। जब हम कोई कॉलम बनाते हैं, कॉलम के दोनों डायरेक्शंस ये हैं, तो कॉलम का ग्रॉस एरिया B/D होता है। कॉलम में जितना भी सरिया डाला है, जितना भी स्टील डाला है, उसका एरिया ASC कहलाता है और AC हमेशा ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया घटा के हमें मिल जाता है। तो AC का मान हमेशा हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। दूसरे फॉर्मेट में अगर हम ये लिखना चाहें तो ग्रॉस एरिया का मतलब है कंक्रीट का एरिया प्लस स्टील का एरिया। हमें इन दोनों फॉर्मेट में इन फार्मूले को याद रखना है और इसके बेस पे हम कॉलम की एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। IS कोड प्रोविज़न क्या है? तो लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए क्या क्या प्रोविज़न है? मिनिमम स्टील हम कॉलम में 0.8% से कम स्टील उपयोग नहीं करेंगे। हम कॉलम में 0.8% से कम स्टील उपयोग नहीं कर सकते हैं। 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी तरह से हम कॉलम में 6% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम से ज़्यादा स्टील उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम 6% स्टील उपयोग न करते हुए हम केवल 4% स्टील ही उपयोग करते हैं। 6% स्टील उपयोग करने में कई बार कंक्रीटिंग में परेशानी हो सकती है, इसलिए हम मैक्सिमम 4% स्टील प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उपयोग करते हैं। अब हम कम से कम कितने सरिये उपयोग करेंगे कॉलम में? तो अगर हमारा कॉलम रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर कॉलम हो तो उसमें कम से कम 4 सरिये 4 बार्स हमें यूज करने ही होंगे। उसी तरह से सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 बार हमें उपयोग करने ही हैं। और ऐसा कोई कॉलम है जिसमें 5 से ज़्यादा साइड्स हैं, बहुभुज के रूप में कॉलम है, हमारा कोई कॉलम इस शेप का है, ये हेक्सागोन है, तो जितने इसमें साइड्स हैं उतने बार्स, उतने सरिये हमें उपयोग करने होंगे। हेक्सागोनल है तो हमें 6 सरिये उपयोग करने होंगे कम से कम। ऑक्टागोनल है तो हमें उसमें 8 सरिये उपयोग करने पड़ेंगे, कम से कम 8 सरिये उपयोग करने पड़ेंगे। तो ये हमारे मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार के क्राइटेरिया होंगे। हम जो बार उपयोग करेंगे कॉलम्स में उसका मिनिमम डायामीटर 12 होना चाहिए। 12 मिलीमीटर से कम डायामीटर के बार कॉलम में उपयोग नहीं किए जाएंगे। 12 मिलीमीटर से कम डायामीटर के बार कॉलम में उपयोग नहीं होंगे और कॉलम में मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार 300 mm होगी। 300 मिलीमीटर से ज़्यादा दूरी तक हम बार नहीं लगा सकते हैं, हमें मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm रखनी होगी। ट्रांसवर्स स्टील के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला, जो डायमीटर ऑफ बार हम ट्रांसवर्स स्टील में यूज करेंगे वो लॉन्जिट्यूडनल बार जो हमने उपयोग किए हैं उसमें जो लार्जेस्ट बार यूज किया है
उसके 1/4 से कम नहीं होना चाहिए और मिनिमम 5 mm होना चाहिए। यानी इनसे ज़्यादा डायमीटर का बार हम उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम देखें तो प्रैक्टिकली हम मिनिमम 6 मिलीमीटर का बार उपयोग करेंगे, क्योंकि इससे छोटे बार तो हमें मार्केट में मिलते ही नहीं हैं। तो मिनिमम हम 6 मिलीमीटर का बार उपयोग करेंगे। पिच यानी दो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बीच की दूरी। जैसे हमारा कॉलम ये है, ये ट्रांसवर्स स्टील है, तो ये वाली हमारी पिच कहलाएगी। पिच निकालने के लिए हम 3 क्राइटेरिया यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी है, फिर जो हमने लॉन्जिट्यूडनल बार यूज किए हैं उसमें स्मॉलेस्ट डाया लेके उसको 16 टाइम्स कर देंगे, तीसरा 300 मिलीमीटर। इन 3 से जो कम वैल्यू होगी, इन 3 में जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे कम हमारी पिच होगी। पिच की मैक्सिमम वैल्यू इन 3 वैल्यू में जो मिनिमम है उसके बराबर हो सकती है। यानी हम इन 3 क्राइटेरिया से वैल्यूज निकालेंगे, उसमें जो सबसे कम मान आएगा पिच हमारी उतनी या उससे कम होगी, उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। कवर, हमारे कॉलम में कवर 40 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर हमने 40 मिलीमीटर से भी मोटे बार उपयोग किए हैं तो बार डायामीटर से कम नहीं होना चाहिए। केवल एक कंडीशन में हम कवर कम रख सकते हैं, जबकि हमारे कॉलम की डायमेंशन 200 मिलीमीटर हो या उससे कम हो और उसमें जो रेनफोर्समेंट यूज किया है वो 12 मिलीमीटर का 12 mm का हो, तो हम 25 mm का कवर उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे डिजाइन क्राइटेरिया थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किसी कॉलम को कैसे डिजाइन करते हैं और हम कुछ कॉलम के डिजाइन करके देखेंगे, तो हमें इसके बारे में सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू।